नमस्कार। CAA यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट भारत सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है और ये पूरे देश में लागू हो चुका है। बहुत सारे लोगों के मन में भ्रम है, बहुत सारे लोग इससे अनजान हैं। जैसे कि पहले की भांति जब आपने देखा होगा सड़कों पर प्रदर्शन हुए थे और जिसकी वजह से कानून लागू नहीं हो पाया था, बहुत सारे लोगों के बारे में इसके बारे में नहीं पता था और जिसको पता था उसको आधी अधूरी जानकारी थी। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे कि किस तरीके से इसकी अच्छाइयाँ क्या हैं, इसकी बुराइयाँ क्या हैं, हमको क्यों जो है डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बहुत सारे मन में लोगों के भ्रम है कि भाई हमारी नागरिकता छिन जाएगी, हमको कुछ कागजात दिखाने पड़ेंगे वगैरह वगैरह। चलिए नमस्कार, मैं मनमोहित आपके अपने इस यूट्यूब मंच पे स्वागत करता हूं और आइए एक एक करके जानते हैं कि आखिर ये CAA है क्या होगा हमारे जीवन में इसके लागू होने से बदलाव। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, क्लियर। और मोदी सरकार जिन्होंने अपने मैनिफेस्टो जारी किया था उसके अंदर एक प्रायोरिटी बेस पे जिसको बोलते हैं कि भैया इसको रखा था कि अगर हम सत्ता में आए तो CAA पूरे देश में लागू कर देंगे और उन्होंने ऐसा कर दिया। चलिए अब ये नोटिफिकेशन जारी हुआ गया है तो साल 2020 में भाई देश भर में आपको पता है कि भाई बहुत सारे लोगों ने प्रदर्शन किए थे, धरने प्रदर्शन, और ऐसे ऐसे लोग थे जिनको इनके बारे में नहीं पता था, क्लियर। वो भी लोग सड़कों पर आ गए थे और कहते थे कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे और ये लागू नहीं हो पाएगा, और देखो जी आज ये लागू हो गया। चलो जी, तो पहले तो आपको ये बता दें कि ये कोई नया कानून नहीं है। पहली चीज़ मैं आपको ये क्लियर कर दूं, ये कोई नया कानून नहीं है कि आज ही बना है और आज ये लागू हो गया, क्लियर। तो ये मैं आपको बता दूं कि भैया सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 ये ऑलरेडी पहले से है, इसी के अंदर संशोधन कर कर बनाया गया है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। यानी कि संशोधन किस लिए किया जाता है, जब किसी एक्ट में संशोधन किया जाता है यानी कि उसके अंदर बदलाव किया जाता है, थोड़ा सा चेंजेस किया जाता है, उसको बोलते हैं संशोधन। क्लियर हो गया। तो पहले से हमारे यहाँ कानून है सिटीजनशिप एक्ट पर 1955 जब ये कानून बना था, तो इसके अंदर हम भारत की नागरिकता किस तरीके से लें, किस तरीके से नागरिकता छोड़ सकते हैं, ये वगैरह वगैरह, ये सारी की सारी चीज़ें इस एक्ट के अंदर ऑलरेडी मौजूद हैं। अब इसको संशोधित स्वरूप दिया गया है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, क्लियर। उसी को नाम दिया गया है CAA, क्लियर है। अब ये एक चीज़ ध्यान में रखना, इससे क्या बदलाव होगा, मैंने आपको बताया था क्या चेंजेस होगा, तो मैं आपको बता दूं ये जो संशोधन किया गया है इससे होगा ये कि ये जो पाकिस्तान है, कौन, ये जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान, बांग्लादेश और ये अफगानिस्तान, ये 3 कंट्री याद रखना, ध्यान से समझना। पाकिस्तान, बांग्लादेश और ये अफगानिस्तान, ये जो यहाँ से आए हुए जो लोग हैं, है ना, इनको नागरिकता मिल जाएगी और उन्हीं को मिलेगी जो 31 दिसंबर 2014 तक इस देश के अंदर आ चुके थे। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई। 31 दिसंबर 2014 से पहले किसी न किसी तरह की प्रताड़ना से तंग होकर भारत आए और इससे इन मुस्लिम देशों में अल्पसंख्यक समुदायों को फायदा होगा, जिसमें हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई शामिल हैं। पहले तो चीज़ ये जान लीजिए कि भैया इसके अंदर 3 देश शामिल हैं। कौन कौन से हैं, एक तो है पाकिस्तान, एक है बांग्लादेश और एक है अफगानिस्तान, ये 3 देश हैं। और धर्म की अगर बात करी जाए तो इसके अंदर जो अल्पसंख्यक समुदाय है ये कौन कौन, ये हिंदू हो गए, सिख हो गए, बौद्ध हो गए, ये जो जैन हो गए, है ना, ये जो पारसी हो गए और ये ईसाई हो गए। इन तीनों ही देशों में अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, अगर इसमें अल्पसंख्यक बोला जाएगा तो ये जितने भी आपको बताए गए हैं ये 6 के 6 धर्म हैं, ये भाई यहाँ पर हैं अल्पसंख्यक, क्लियर। यहाँ पर मुस्लिम अल्पसंख्यक नहीं है, मुस्लिम बहुसंख्यक है, क्लियर हो गया। तो यहाँ पर पारसी हैं, ईसाई हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, बौद्ध और जैन, ये हैं अल्पसंख्यक, क्लियर हो गया। तो 31 दिसंबर 2014 तक ये हिंदुस्तान में आ चुके हैं कि भैया हमको यहाँ इस रूप में प्रताड़ित किया जा रहा है, हमको यहाँ जो है हमको प्रताड़ना दी जा रही है, हमारे साथ अन्याय किया जा रहा है, और ये भारत में आए और 31 दिसंबर 2014, ये डेट याद रखना, क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई,
है ना। तो ये अल्पसंख्यक है, हिंदुस्तान के अंदर 31 दिसंबर 2014 तक अगर आए हैं तो CAA के माध्यम से उनको नागरिकता प्रदान की जाएगी। पहली चीज ये क्लियर कर लो। क्लियर है, बात समझ में आ गई? क्लियर। अब यहां पर बहुत सारे लोग यहां पर धरने देते हैं, प्रदर्शन करते हैं कि भैया ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, कि भाई यही 6 क्यों रखे गए हैं, भाई इसमें मुसलमानों को क्यों नहीं रखा गया है, इसमें और धर्मों के लोगों को क्यों नहीं रखा गया है, इसमें 3 देश ही क्यों हैं, इसमें और देश क्यों नहीं सम्मिलित किया गया है, क्योंकि हिंदुस्तान के आसपास तो हमारे पड़ोसी मुल्क तो बहुत सारे हैं। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर थोड़ा सा पेच है जहाँ पर सरकार, जो विपक्षी दल हैं, मुख्य विपक्षी दल हैं, इस पर घोर आपत्ति जता रहे हैं कि ये 3 देश ही क्यों, इसके अलावा भी और देश हैं, ये 6 धर्म ही क्यों, इसके अलावा भी और लोग हैं। क्लियर है, बात समझ में आ गई? चलिए अब समझते हैं कि बिल से लेकर कानून बनने तक का पहले सफ़र देखते हैं और उसके बाद करेंगे इस पर चर्चा। क्लियर है? तो भाई सरकार ने पहले कार्यकाल में 2016 में इसे लोकसभा में पेश किया था, पहला कार्यकाल जब था मोदी सरकार का, और यहाँ से पास होने के बाद इसे राज्यसभा में भेजा गया। लेकिन भाई साहब कहते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पारित करना होता है। तो लोकसभा में तो बहुमत था, लेकिन राज्यसभा में बहुमत नहीं था सरकार के पास। क्लियर है? तब इन्होंने पास नहीं कराया जा सका और अटकने के बाद इसको संसदीय समिति के पास भेज दिया गया। 2019 में जब दोबारा से इलेक्शन हुई, जब दोबारा से चुनाव हुए, भैया ये बहुमत से जीतने के बाद सरकार दोबारा बनी, सरकार बनते ही इसे दोबारा से लोकसभा के अंदर लाया गया। क्लियर? इसको पास किया गया और 2 दिन के बाद ही 9 दिसंबर 2019 को इसे राज्यसभा से पारित कर लिया गया। क्लियर है? राज्यसभा से पारित कराने के बाद दोनों सदनों में पास होने के बाद CAA को 10 जनवरी 2020, यहां पर ध्यान रखिए, 10 जनवरी 2020 को भैया राष्ट्रपति से इसको मंजूरी मिल गई थी। ये 2020 में ही इसको मंजूरी मिल गई थी। लोकसभा से पास हो चुका था, राज्यसभा से पास हो चुका था, और कहते हैं दोनों सदनों से पास होने के बाद राष्ट्रपति जब तक इस पर अपनी मोहर ना लगा दे तब तक ये कानून का रूप नहीं ले सकता। तो ये तीनों ही काम पहले ही हो चुके थे। क्लियर? लेकिन इसे लागू होने में भैया काफ़ी देर हो गई। इसकी प्रमुख वजह रही देश में होने वाले प्रदर्शन, जैसा कि इन प्रदर्शनों का मैं अभी जिक्र कर रहा था। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिसको इसके बारे में नहीं पता था, वो भी सड़कों पर आ गया था। क्लियर है? आपने देखा होगा शाहीन बाग का धरना जो था, महीनों चला था इसके विषय में, है ना। बात समझ में आ गई? चलिए आगे चलते हैं और लेके चलते हैं भारतीय नागरिकों पर CAA पर क्या असर होगा। अब ये उन लोगों के लिए जो मन में भ्रम पाल के बैठे हैं, डर के मारे बैठे हैं कि जी हमारे पास क्या होगा, हैं हम मतलब हमारी नागरिकता के ऊपर क्या इसका असर पड़ेगा। तो ध्यान से समझिए कि सरकार ने अपने बयान में कहा है कि भैया CAA के जरिए मिलने वाली नागरिकता 1 टाइम बेसिस पर ही होगी, यानी कि 31 दिसंबर 2014, ध्यान में रखना, 31 दिसंबर 2014 के बाद गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से भारत आए गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को नागरिकता नहीं दी जाएगी। ये 31 दिसंबर 2014 से पहले के जितने भी लोग हैं, इन जो देशों से आए हैं और ये अल्पसंख्यक हैं और ये 6 धर्मों के, क्योंकि जाहिर सी बात है इन तीनों कंट्री के अंदर यही जो धर्म के लोग हैं ये वहाँ अल्पसंख्यक तादाद में। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई? इसके बाद वाले जो आए हैं वो गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को नागरिकता नहीं दी जाएगी। ध्यान से समझना मेरी बात। इस कानून के अमल में आने के बाद भारत के किसी भी नागरिक, चाहे वो किसी भी धर्म, ध्यान से सुनिएगा, क्लियर, भारत के किसी भी नागरिक चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किस नागरिकता को कोई प्रभावित नहीं करेगा। क्लियर है? आप किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, बात समझ में आ गई? आपकी नागरिकता पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। तो बिल्कुल चिल मारो, टेंशन लेने की बात नहीं है। ये किसके लिए है पहले ये समझो, ये कौन से लोग जो हैं वो भारत के अंदर आए हैं ये उसके विषय में समझो। क्लियर है? बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? यस। चलो भी आगे समझते हैं। अब CAA की जरूरत क्यों पड़ी? आखिर CAA की जरूरत क्यों पड़ी? आखिर क्यों जरूरत पड़ी कि भैया इस पे कानून
लाने की सरकार को जरूरत पड़ी। तो आइए समझते हैं। तो भारत के पूर्व विदेश सचिव कमल सिब्बल ने बताया कि भैया सीए की आवश्यकता इसलिए थी क्योंकि हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन और ईसाई अल्पसंख्यक 2 दशकों से भारत में आए। 2 दशकों से भी ज़्यादा समय हो गया इनको भारत में आए हुए। क्लियर है। और देश में बस गए। वे पूर्व संशोधित नागरिकता कानून के तहत भारतीय नागरिकता हासिल नहीं कर सकते थे। बात समझ में आ गई। अब उनको नागरिकता देने के लिए ये सीएए यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी कि इसमें संशोधन कर दिया। वही नागरिकता कानून जो 1955 का है उसमें संशोधन करके सीएए बनाया। और सीएए बनाने के बाद यही जो अल्पसंख्यक 3 देशों में जो अल्पसंख्यक हैं और 6 धर्मों के लोग हैं इनको नागरिकता प्रदान करने के लिए है। ये क्लियर है। किसी की नागरिकता छीनने के लिए नहीं है। पहले तो समझो। इसके चलते वो भारतीय नागरिकत्व के कई लाभों से वंचित रहते थे। भाई अब जाहिर सी बात है भारत का नागरिक अगर है कोई व्यक्ति तभी तो भारत के अंदर जो स्कीम हैं उन पर लागू होंगी, उनकी स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं, बेनिफिट उठा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन जब आप नागरिक ही नहीं हो तो फिर कैसे इसकी स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हो। क्लियर है। तो उन लाभों से वंचित रहते थे। क्लियर। संशोधन के बाद उन्हें अनिश्चित जीवन नहीं जीना पड़ेगा। वो भारत के नागरिक कहलाएंगे। क्लियर हो गया। बात समझ में आ गई। चलो आगे चलें। अब गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को ही नागरिकता क्यों मिल रही है? सबसे बड़ा सवाल जिस पर विपक्षी पार्टियां भी आपत्ति दर्ज करा रही हैं, बहुत सारे लोग भी हैं जो इस पर आपत्ति दर्ज कराएंगे। आखिर ये गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को ही नागरिकता क्यों मिल रही है भाई? तो आप समझते हैं। भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों का आने के कई कारण थे। उत्पीड़न था, भेदभाव था, शारीरिक असुरक्षा, जबरन धर्म परिवर्तन का खतरा इत्यादि। आपने देखा होगा आए दिन आपको न्यूज़ सुनने को मिलती है कि भाई जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करा लिया। क्लियर है। बात समझ में आ गई। आज से जब हमारा आज़ाद हुए थे तब कितनी संख्या थी इनकी और आज के टाइम पे कितनी है, आंकड़ों पर गौर करोगे तो आपको समझ में आएगा। क्लियर है। क्लियर हो गया। चलो जी अब समझते हैं। देखो जी आधिकारिक आंकड़े अगर बताए जाए तो मुस्लिम बहुल पड़ोसी देशों से बड़े पैमाने पर अल्पसंख्यकों के पलायन की गवाही देते हैं। क्लियर है। ये कोई मैंने अपने आप नहीं लिखा है। क्लियर है। आप गूगल पे जाओगे पूरा डेटा आपको मिल जाएगा। क्लियर है। 1947 में पाकिस्तान में अल्पसंख्यक ज़्यादातर हिंदू और सिख आबादी का लगभग 23% थे। आंकड़ा देखिए 23% थे। आज वो लगभग हो गए 5%। 23% से 5% हो गए। क्यों हो गए? जाहिर सी बात है या तो इनको धर्म परिवर्तन करा लिया गया, या तो इनको मार पीट कर भगा दिया गया, या इनको मानसिक शारीरिक प्रताड़ना दी गई। जाहिर सी बात है। क्लियर है। तो 23% से भैया आ गए 5% पे। हिंदू लगभग 1.65% ही रह गए। और इसी तरह 1971 में जब बांग्लादेश बना था, क्लियर है, जिसको पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जानते थे, 71 में ये आज़ाद एक अलग कंट्री बन गई। क्लियर। और 71 में बांग्लादेश जब बना तब हिंदू आबादी थी यहाँ पे 19%। किसमें? बांग्लादेश के अंदर। क्लियर है। 2016 में भी केवल 8% रह गए। अब सोचो घट के कितना आ गया। वहाँ के लोग क्या करते हैं? बहुसंख्यक तादाद में वो क्या इन पर जुल्म करते थे, इनको ज़बरदस्ती कन्वर्ट करना इनके लिए करवाया जाता था। तो ये भैया 16 से आगे 8%। ये आंकड़े गवाही देते हैं कि भाई जाहिर सी बात है ये जो अल्पसंख्यक हैं इन पर जुल्म हुआ है, ज्यादती हुई है। क्लियर हो गया। और जबकि भारत में अल्पसंख्यकों की संख्या दोगुनी हुई है। क्लियर है। ऐसे बहुत सारे आंकड़े हैं जो आप आराम से गूगल में जाके सर्च कर सकते हो। इसीलिए इनको अल्पसंख्यक बोला गया। अल्पसंख्यक क्यों बोला गया है? क्योंकि जाहिर सी बात है इनकी संख्या यहाँ पर है कम। क्लियर हो गया। बात समझ में आ गई। चलो अब आगे लेके चलते हैं। अल्पसंख्यकों की गिरती जनसंख्या के अलावा सभी मुस्लिम बहुल पड़ोसी देशों के सर्वोच्च पदों पर मुसलमानों को तवज्जो मिलती है, जबकि भारतीय संविधान सभी अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करता है और मुसलमानों के साथ साथ बाकी अल्पसंख्यकों को उनके धार्मिक और शैक्षणिक संस्थानों के प्रबंधन में विशेष अधिकार देता है। क्लियर हो गया। बात समझ में आ गए। क्योंकि हमारा जो संविधान है वो ये कहता है कि आप किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। जब संविधान ये कहता है उसी कहने जो विपक्षी पार्टियां हैं बस उसी को आधार बना रही हैं कि भाई समान, जब हमें समता का अधिकार मिला हुआ है तो ये गैर मुस्लिमों को ही क्या है इसके अंदर सीएए एक्ट के अंदर क्यों लाया गया, इसमें और लोग क्यों नहीं सम्मिलित किए गए।
क्लियर है, बात समझ में आ गई। चलो जी, अब आगे लेके चलते हैं। अगर हम बात करें, विपक्षी जो पार्टियां कह रही हैं वो भी अपनी जगह बिल्कुल सही कह रही, क्लियर है। अब गैर मुस्लिम की अगर बात करी जाए तो जाहिर सी बात है वो उनका ये कहना है कि भाई इसके अंदर मुस्लिमों को भी शामिल किया जाए, क्लियर है। अब आप ये समझिए कि अब पाकिस्तान में क्या मुस्लिम अल्पसंख्यक है? जवाब होगा नहीं। क्या मुस्लिम अल्पसंख्यक बांग्लादेश में है? जवाब होगा नहीं। क्या अफगानिस्तान में है? नहीं। तो जाहिर सी बात है, जब मुस्लिम अल्पसंख्यक नहीं है तो जाहिर सी बात है उस पर जुल्म भी नहीं हो सकता, सितम भी नहीं हो सकता, प्रताड़ित भी नहीं किया जा सकता। ये प्रताड़ना सिर्फ और सिर्फ गैर मुस्लिम, जाहिर सी बात है, क्लियर है, अल्पसंख्यक के लिए है। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई। हाँ, ये जो गैर मुस्लिम की बात हो रही है तो किसने मना किया है? किसने मना किया है? आप चाहे इंडिया के अलावा, इंडिया के बाहर किसी भी कंट्री से हो, जाहिर सी बात है अगर आपको भारत की नागरिकता चाहिए तो आप भारत की नागरिकता ले सकते हो, क्लियर है। इसके लिए अलग से प्रावधान है, बात समझ में। सिटीजनशिप एक्ट हमारे यहाँ पहले से मौजूद है और जो क्राइटेरिया दिया गया है उस क्राइटेरिया में अगर आप आते हो तो आप किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी मुल्क से हो, आप भारत की नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये सीए क्या है? ये वो है कि भैया विदेश में, मतलब इंडिया के बाहर ये जो 3 कंट्री हैं, यहाँ पर जो अल्पसंख्यक कैटेगरी है उसको 31 दिसंबर जो 2014 से पहले यहाँ आ गए उनको ये नागरिकता प्रदान की जा रही है। क्लियर है, बात समझ में आ गई? क्लियर, चलो जी, धन्यवाद। तो भाई ये है सीए के बारे में और बहुत सारी चीज़ें हैं, आप जैसे जैसे आती रहेंगी मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। तो आज के इस वीडियो में भाई इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई एनर्जी के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक मुझे दो इजाज़त और आप बने रहो हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।